नमस्ते। आज की दुनिया में देखें तो तकनीकी बदलाव की रफ्तार तो मतलब हैरानी कर देती है। हाँ, बिल्कुल। सितारों की खोज से लेकर हमारे शहरों के विकास तक और हमारे काम करने के तरीकों से लेकर कंप्यूटर की ताकत तक सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, और इसी तेज बदलाव को समझने के लिए आज हम कुछ दिलचस्प लेखों और रिपोर्ट्स को जरा गहराई से देखेंगे। हाँ। ये हमें दिखाते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, खासकर स्पेस एक्सप्लोरेशन, कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन और स्मार्ट सिटीज जैसे एरियाज में। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालें और समझें कि ये तकनीकें मिलकर हमारे भविष्य को मतलब कैसा आकार दे सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं अंतरिक्ष से। ऐसा लगता है 2025 अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बड़ा साल होने वाला है। लेकिन अब बात सिर्फ नई जगहों पर झंडा गाड़ने की नहीं रही है ना। सही कहा। 2025 में जो मिशन लाइनअप है वो एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। अब फोकस सिर्फ खोज पर नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में टिके रहने पर है। टिके रहने पर मतलब स्थिरता और लंबे समय तक काम करने पर। और इसमें चंद्रमा एक अहम पड़ाव है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम इसी दिशा में एक बड़ी पहल है। अच्छा। उसका लक्ष्य है चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति बनाना और मंगल मिशन की तैयारी करना। मतलब चांद पर दोबारा इंसान भेजने और वहां रहने की तैयारी। हाँ, और इसमें ना प्राइवेट कंपनियां भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अच्छा। जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, उनका दोबारा इस्तेमाल होने वाला स्पेसक्राफ्ट है स्पेस राइडर। हाँ, सुना है। वो 2025 की तीसरी तिमाही में पहली उड़ान भर सकता है। फिर ब्लू ओरिजिन का MK1 लूनार लैंडर है। वो भी 2025 में पाथफाइंडर मिशन के तहत चांद पर सामान पहुंचाने की अपनी कैपेबिलिटी दिखाएगा। ये सब एक तरह से चांद पर बेस बनाने की तैयारी है। अच्छा, और चांद से आगे मतलब मंगल और उससे भी दूर गहरे अंतरिक्ष में क्या चल रहा है? कई मिशनों का जिक्र था। हाँ, वहां भी काफी हलचल है। ESA का हेरा मिशन है। वो मंगल के चांद डेमोस का अध्ययन करने के लिए 2025 में उसके पास से गुजरेगा। गहरे अंतरिक्ष की बात करें तो चीन का तियानवेन-2 मिशन, वो भी 2025 में लॉन्च हो सकता है। अच्छा, वो क्या करेगा? वो एक एस्ट्रॉयड से सैंपल लाएगा। फिर नासा का लूसी मिशन है, वो एक एस्ट्रॉयड के पास से उड़ेगा। और ESA का जूस मिशन, वो बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करने के रास्ते में शुक्र से ग्रेविटी असिस्ट लेगा। तो ये सब दिखाता है कि हम सोलर सिस्टम को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सारे मिशन भेजने के लिए जाहिर है लॉन्च तकनीक में भी कुछ नया हो रहा होगा। वो दोबारा इस्तेमाल वाली बात। बिल्कुल। रीयूजेबिलिटी और नए ईंधन। बिल्कुल। रॉकेट को बार बार इस्तेमाल करना यानी रीयूजेबिलिटी, ये अब एक बड़ा ट्रेंड है सस्ता करने के लिए। हाँ। रॉकेट लैब का न्यूट्रॉन और स्टोक स्पेस का नोवा जैसे रॉकेट इसी पर काम कर रहे हैं। और साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। ऑर्बिक्स का प्राइम रॉकेट है, वो बायोप्रोपेन जैसा साफ ईंधन इस्तेमाल करता है। अच्छा। और लैंड स्पेस का ज़ुके 3 मीथेन पर आधारित है। और स्पेसएक्स की वो अंतरिक्ष में ही ईंधन बढ़ने वाली तकनीक प्रोपेलेंट ट्रांसफर, वो तो लंबी यात्राओं के लिए काफी अहम हो सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। स्पेसएक्स की 2025 में जो प्रस्तावित प्रोपेलेंट ट्रांसफर तकनीक है, मतलब 2 स्टारशिप अंतरिक्ष में एक दूसरे को ईंधन देंगे। कमाल है। ये मंगल जैसे लंबी दूरी के मिशनों के लिए वाकई गेम चेंजर हो सकती है। और इसके अलावा 2025 में पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की भी योजना है। अरे वाह। अमेज़न के कुइपर जैसे सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस का विस्तार भी जारी रहेगा, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक चिंता भी है इसमें। इतने सारे उपग्रहों से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने का खतरा, ऑर्बिटल डेब्रिस, इसका जिक्र भी था। हाँ, ऑर्बिटल डेब्रिस यानी अंतरिक्ष का कचरा, ये एक बढ़ते हुई चुनौती है। जैसे जैसे सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ेगी, टकराव का खतरा भी बढ़ेगा। इसके मैनेजमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नई तकनीकों की जरूरत होगी। और हाँ, इन सभी सिस्टम्स की सुरक्षा मतलब साइबर सिक्योरिटी, वो भी बेहद अहम हो जाती है, ताकि कंट्रोल बना रहे। बिल्कुल। अच्छा, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से उतरकर अब बात करते हैं कंप्यूटिंग की दुनिया की। क्वांटम कंप्यूटिंग QC और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इनका मेल एक बड़ी क्रांति ला सकता है, ऐसा कहा गया है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग आखिर है क्या चीज? हाँ, देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटरों से मतलब बिल्कुल अलग है। कैसे? जहां पारंपरिक कंप्यूटर 0 या 1 मतलब बिट्स में जानकारी प्रोसेस करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यूबिट्स? हाँ, क्यूबिट्स।
ये क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ अजीब से नियम हैं, जैसे सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब एक ही समय में 0 और 1 दोनों होना। हाँ, और एंटेंगलमेंट मतलब क्यूबिट्स का आपस में रहस्यमयी तरीके से जुड़ा होना, इनका फायदा उठाते हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे। हाँ, कुछ खास तरह की समस्याओं के लिए ये उन जटिल गणनाओं को कर सकते हैं जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों के लिए भी नामुमकिन है। अच्छा, जैसे 2019 में गूगल के सिकोमोर प्रोसेसर ने एक ऐसी गणना कुछ मिनटों में कर दी थी जिसे करने में सुपर कंप्यूटर को हजारों साल लग जाते। इसे क्वांटम सर्वोच्चता कहा गया था। बाप रे। तो इस क्वांटम एआई के मिल से किस तरह के बदलाव आ सकते हैं? देखिए, इसका असर कई क्षेत्रों में हो सकता है। नई दवाएं और सामग्री खोजना वो बहुत तेज हो सकता है। अच्छा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर अणुओं का व्यवहार बहुत बहुत सटीक तरीके से सिम्युलेट कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल सिस्टम की मॉडलिंग बेहतर हो सकती है। एआई में खासकर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, जिससे लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस जैसी चीजों में ऑप्टिमाइजेशन और बेहतर होगा। क्वांटम न्यूरल नेटवर्क जैसी चीजें अभी भले ही शुरुआती दौर में हो, पर संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में एक बड़ी चिंता का भी जिक्र है, सुरक्षा। क्या क्वांटम कंप्यूटर आज की एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। शोर का एल्गोरिदम नाम की एक क्वांटम तकनीक है। वो सैद्धांतिक रूप से आज इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर एन्क्रिप्शंस जैसे RSA, ECC उन्हें तोड़ सकती है। ओह, जिन पर हमारी ऑनलाइन सुरक्षा निर्भर करती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसी चुनौती ने क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी मतलब ऐसी नई एन्क्रिप्शन तकनीकें बनाने की दौड़ भी शुरू कर दी है जो क्वांटम हमलों से सुरक्षित हों। अच्छा, तो ये एक तरह की तकनीकी दौड़ है। बिल्कुल। मतलब फायदे हैं तो चुनौतियां भी बड़ी हैं। हार्डवेयर और डेटा के अलावा नैतिक सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि क्वांटम कंप्यूटर बनाना और उन्हें स्थिर रखना मतलब डीकोहेरेंस से बचाना, एरर ठीक करना, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी, क्वांटम एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा और अच्छी क्वालिटी के डेटा की जरूरत होगी। सही है। तीसरी, क्वांटम एल्गोरिदम को वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर लागू करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। और हाँ, नैतिक सवाल भी अहम है। किस तरह का नैतिक सवाल? जैसे क्या क्वांटम संचालित एआई मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों को और ज्यादा बढ़ा देगा? ये तो चिंता की बात है। क्या इससे बड़े पैमाने पर निगरानी और गोपनीयता का उल्लंघन आसान हो जाएगा? क्या स्वायत्त हथियार और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे? हाँ। इन तकनीकों के अनपेक्षित सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं? इन सवालों पर गंभीरता से विचार करना और नैतिक दिशा निर्देश बनाना जरूरी है ताकि तकनीक का विकास सही दिशा में हो। ये जबरदस्त कंपनियों की शक्ति सीधे तौर पर ऑटोमेशन और रोबोटिक्स को भी बढ़ावा दे रही है। और इससे जुड़ा एक आम डर है कि रोबोट हमारी नौकरियां ले लेंगे। मैकिन्जी की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? मैकिन्जी की 2017 की रिपोर्ट बताती है कि ऑटोमेशन का असर जल्द ही दिखेगा, शायद 2030 तक। करोड़ों लोगों को अपने काम के तरीके बदलने या नए कौशल सीखने पड़ सकते हैं। करोड़ों लोगों को? हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा असर उन कामों पर पड़ेगा जो शारीरिक हैं, दोहराव वाले हैं या एक तय माहौल में होते हैं। जैसे फैक्ट्रियों में मशीन चलाना, फास्ट फूड बनाना या डेटा एंट्री जैसे बैक ऑफिस के काम। तो कौन से काम सुरक्षित रह सकते हैं? ऐसे काम जिनमें रचनात्मकता, जटिल निर्णय लेना, लोगों से बातचीत करना या अप्रत्याशित स्थितियों को संभालना शामिल है, उन पर असर कम होने की संभावना है। अच्छा। जैसे मैनेजमेंट, टीचिंग, वैज्ञानिक शोध या फिर प्लम्बिंग और देखभाल जैसे काम जिन्हें ऑटोमेट करना मुश्किल है। रिपोर्ट का अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 37.5 करोड़ लोगों को 37.5 करोड़? हाँ, जो कुल वर्कफोर्स का लगभग 14% है। उन्हें नौकरी बदलनी पड़ सकती है या नए स्किल्स सीखने पड़ सकते हैं। चीन में ये आंकड़ा 10 करोड़ तक हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ। भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है? यहाँ एसोचैम की रिपोर्ट का भी जिक्र है। देखिए, भारत अभी रोबोट अपनाने में अमेरिका, चीन, जर्मनी जैसे देशों से पीछे है। यहाँ औद्योगिक रोबोट का घनत्व काफी कम है। अच्छा। लेकिन मेक इन इंडिया जैसी पहल और उत्पादन बढ़ाने की जरूरत से इसमें तेजी आ सकती है। अभी रोबोट मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग में, हाँ सुना है, जैसे टाटा मोटर्स के प्लांट में
या वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो भारत में चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं? मुख्य चुनौती तो लागत है, रोबोट अभी भी महंगे हैं। दूसरा, भारत में काम करने के माहौल और घरों की बनावट अक्सर पश्चिमी देशों की तरह मानकीकृत नहीं होती, तो उससे ऑटोमेशन मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। एसोचैम की रिपोर्ट भारत में अगले 5 सालों में करीब 10 लाख नौकरियों पर ऑटोमेशन का असर बताती है। लेकिन ये भी मानती है कि इंसान और रोबोट साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम भविष्य के लिए तैयार हों, लोगों को नई स्किल सिखाएं और ऐसी नीतियां बनाएं जो इस बदलाव को संभालने में मदद करें। ये सिर्फ लागत घटाने का जरिया नहीं, बल्कि उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने का भी अवसर है। एआई और रोबोटिक्स के साथ साथ एक और तकनीक है जो आजकल काफी चर्चा में है और हमारे लेन देन और रिकॉर्ड रखने के तरीके को बदल सकती है, ब्लॉकचेन। स्रोतों में इसे एक मूलभूत तकनीक बताया गया है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? ब्लॉकचेन को आप एक साझा डिजिटल बही खाता समझ सकते हैं, एक लेजर। बही खाता? हाँ, जो किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होता, बल्कि एक नेटवर्क पर फैला होता है। इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं। इसमें जानकारी ब्लॉक के रूप में दर्ज होती है और हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक से क्रिप्टोग्राफी के जरिए सुरक्षित रूप से जुड़ जाता है, जिससे एक चेन बनती है। इसकी खास बात क्या है? मतलब क्यों है ये इतनी जरूरी? 3 मुख्य बातें हैं। पहला, ये विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब इसका कोई एक कंट्रोल पॉइंट नहीं है। दूसरा, ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट, नेटवर्क पर भागीदार लेन देन देख सकते हैं, हालांकि पहचान छुपी रह सकती है। अच्छा। और तीसरा, ये बहुत सुरक्षित है, सिक्योर। एक बार डेटा दर्ज होने के बाद उसे बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। इससे बिना किसी बिचौलिए जैसे बैंक के सीधे लोगों के बीच, मतलब पीयर टू पीयर, भरोसेमंद लेन देन संभव होता है। तो ये सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बिटकॉइन तो बस एक शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर हो सकता है। जैसे सप्लाई चेन को ट्रैक करने के लिए कि सामान कहाँ से आया और कहाँ गया, वोटिंग सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, जमीन के रिकॉर्ड को छेड़छाड़ मुक्त रखने के लिए, डिजिटल पहचान को सत्यापित करने के लिए, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो शर्तें पूरी होने पर अपने आप लागू हो जाएं। सरकारी सब्सिडी बांटने में भी पारदर्शिता आ सकती है। दुनिया भर में इस पे काफी काम हो रहा है, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं। हाँ, बिल्कुल। 90 से ज्यादा देशों की केंद्रीय बैंक इस पर रिसर्च कर रहे हैं या पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। हजारों पेटेंट फाइल हो चुके हैं। और भारत में भी बैंक मिलकर बैंक चेन जैसा कंसोर्शियम बना चुके हैं। आरबीआई की शोध शाखा IDRBT भी इस पे काम कर रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जमीन रिकॉर्ड और प्रशासन में इसके इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां जैसे बजाज फिनसर्व और बजाज इलेक्ट्रिकल्स भी इसे अपना रही हैं। लेकिन यहाँ भी चुनौतियां होंगी, खासकर नियम कानून को लेकर, रेगुलेशन। निश्चित रूप से। ब्लॉकचेन अभी एक उभरती हुई तकनीक है। इसकी सुरक्षा, क्षमता, मतलब स्केलेबिलिटी और ऊर्जा खपत को लेकर सवाल है। और सबसे बड़ी चुनौती है विनियमन, रेगुलेशन। भारत में अभी तक ब्लॉकचेन को लेकर कोई स्पष्ट नीति या कानूनी ढांचा नहीं है। सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन स्पष्ट नियमों के बिना इसे बड़े पैमाने पर अपनाना मुश्किल होगा। सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से इसका इस्तेमाल सुनिश्चित करना जरूरी है। अच्छा, ये सारी तकनीकें, AI, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, तेज कनेक्टिविटी, आखिरकार हमारे शहरों में एक साथ आएंगी, जिन्हें हम स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। भारत का स्मार्ट सिटी मिशन भी इसी दिशा में है। लेकिन एक स्रोत चार्ल्स कोरिया के काम के हवाले से एक अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, ये दिलचस्प है। अक्सर स्मार्ट सिटी सुनकर दिमाग में एक हाईटेक छवि आती है। हर तरफ सेंसर, बड़े बड़े कंट्रोल रूम, सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। ये नजरिया अक्सर वैश्विक कंपनियां आगे बढ़ाती हैं। लेकिन महान भारतीय वास्तुकार चार्ल्स कोरिया का मानना था कि शहरों की स्मार्टनेस सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है। उन्होंने मुंबई के पुराने, घने बसे, मिले जुले इस्तेमाल वाले इलाकों जैसे क्रॉफर्ड मार्केट या मोहम्मद अली रोड, इनकी अहमियत पर जोर दिया था। वे इन अव्यवस्थित से दिखने वाले इलाकों को क्यों महत्वपूर्ण मानते थे? कोरिया का तर्क था कि ये इलाके असल में आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक मेलजोल और खासकर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा। यहाँ कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, जिससे विचारों का आदान प्रदान, आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता है।
ये इलाके नए आने वाले प्रवासियों को आसानी से अपना लेते हैं और उन्हें रोजगार के अवसर देते हैं। यहाँ का अव्यवस्थित ढांचा असल में बहुत लचीला और अनुकूलनीय अडेप्टेबल होता है। ये अनौपचारिक क्षेत्र के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है। तो उनके हिसाब से स्मार्ट शहर कैसा होना चाहिए? सिर्फ तकनीक आधारित नहीं? कोरिया के लिए स्मार्ट का मतलब था समावेशी, इंक्लूसिव, यानी सबके लिए जगह हो, संसाधन कुशल, रिसोर्स एफिशिएंट, यानी पानी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो, और स्थानीय जरूरतों और कौशल का सम्मान करने वाला। हमें पश्चिमी देशों के कार केंद्रित चमक दमक वाले मॉडल की नकल करने से बचना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, इन नए स्मार्ट शहरों में कौन रहेगा? क्या गरीब और अनौपचारिक कामगार बाहर हो जाएंगे? ये अहम सवाल है। इनका शासन कौन करेगा? चुनी हुई सरकार या निजी कंपनियां? यह भी याद रखना जरूरी है कि भारतीय शहरों की कई समस्याएं बुनियादी हैं, जैसे पानी की निकासी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी से हल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मजबूत और जवाबदेह स्थानीय प्रशासन ज्यादा जरूरी है। अच्छी बात यह है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत में बॉटम अप, यानी स्थानीय जरूरतों पर आधारित योजना बनाने की बात कही गई थी। हाँ, भारत के पास मौका है कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से नए, टिकाऊ और समावेशी शहरी मॉडल विकसित करे। शहरों को टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया बनना चाहिए। और हाँ, इन सब में साइबर सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि शहरों का डिजिटल ढांचा सुरक्षित रहे। तो हमने अंतरिक्ष की नई महत्वाकांक्षाओं से लेकर क्वांटम एआई की जबरदस्त संभावनाओं और जोखिमों तक, रोबोटिक्स से बदलते काम का भविष्य, ब्लॉकचेन की बुनियाद और स्मार्ट शहरों के अलग अलग नजरियों को देखा। और ये साफ है कि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एआई को ताकत देगी, एआई रोबोट्स को स्मार्ट बनाएगा, ब्लॉकचेन सुरक्षित लेन देन में मदद करेगा। और ये सब मिलकर हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल देंगे। असली चुनौती ये है कि हम इन तकनीकों को कैसे विकसित और नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, तकनीकी मुश्किलों और पैसों की कमी के अलावा नैतिक सवालों का जवाब देना और ये पक्का करना कि फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, ये सबसे जरूरी होगा। हाँ, इसके लिए सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बहुत अहम होगा। और हाँ, साइबर सुरक्षा इन सब की नींव है। चाहे अंतरिक्ष मिशन हो, एआई मॉडल हो, ब्लॉकचेन नेटवर्क हो या स्मार्ट शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये सुरक्षित नहीं है तो इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सही कहा। और आज के लिए हमारा अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न, जैसे जैसे तकनीक हमें अभूतपूर्व क्षमताएं दे रही है, दवाएं डिजाइन करने वाले एआई से लेकर खुद को प्रबंधित करने वाले शहरों तक, क्या असली चुनौती सिर्फ इस भविष्य को बनाना है, या ये सुनिश्चित करना भी है कि हम इस भविष्य में अपनी इंसानियत और अपने मूल्यों को कैसे बचाए रखेंगे? हम ये कैसे पक्का करें कि तकनीक हमारी सेवा करे, न कि हम तकनीक के गुलाम बन जाएं? आज की ये गहन चर्चा उन स्रोतों पर आधारित थी जो हमारे श्रोता ने विशेष रूप से इस विश्लेषण के लिए प्रदान किए थे।